विचार मिलते हैं। खैर, एक धर्म की बात हो गई। आज के विषय के ऊपर हम आते हैं। आज के विषय के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आए हैं। तकरीबन 100 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें कुछ सास की तरफ से भी आए हैं, कुछ बेटे की तरफ से भी आए हैं, कुछ उनकी पत्नी की तरफ से भी आए हैं, और टोटल वो गृह क्लेश के, लेकिन फोकस वही है कि गृह क्लेश होता क्यों है। तो जैसे मैंने बताया था कि रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर हम उसको गौर से ध्यान से देखें। तो रामायण हमें जो दिखाती है वो ये दिखाती है कि हम अपने जीवन को किस तरीके से, किस सलीके से, राजा कैसा हो, प्रजा कैसी हो, भाईचारा कैसा हो, पत्नी कैसी हो, पिता कैसा हो। तो रामायण के अंदर सभी पात्रों ने जितनी भी घटना घटी, जितने भी सतयुग के अंदर घटना घटी, वहाँ वो इस चीज़ को बताना चाहते हैं कि बहू को कैसे रहना चाहिए, बेटी को कैसे रहना चाहिए, पिता को कैसे रहना चाहिए, माँ को कैसे रहना चाहिए, पति को कैसा रहना चाहिए, पति के भाइयों का कर्तव्य क्या है। तो उस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। जैसे हमारे एक सतीश भारद्वाज जी जो पंजाब से हैं, पंजाब के ब्राह्मण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, तो वो बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि आप इसका उदाहरण दें सबको, इस तरीके की अगर समस्या है तो वो शुरू करते हैं हम। जब सीता माता जी का विवाह हुआ था और जब वो घर से विदा होने लगी, तो उनके पिताजी ने, उनकी माता जी ने उन्हें क्या शिक्षा दी। उन्होंने ये शिक्षा दी उनको कि बेटी, आप अब इस घर को छोड़ करके अपने घर में जा रही हो। ये बचपन का घर है और वो जवानी और बुढ़ापे का घर है। तो अब आप अपनी दूसरी ज़िंदगी के अंदर जा रही हैं और उस जीवन में आपको कैसे जीना है। बचपन में तो हम माँ बाप हैं, हमें आप प्रिय हो, आपने कोई नुकसान भी कर दिया, कोई गलत बात भी कर दी, तो उसको हम सहन कर सकते हैं क्योंकि हमने आपको जन्म दिया है। लेकिन आप जिस परिवार में जाओगी, उन्होंने आपका बचपन नहीं देखा, वो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जो हमारा ढांचा है सामाजिक, उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से उसके हिसाब से कार्य करें। तो वो क्या मान मर्यादा हैं, क्या हमारे वो हैं, उनको समझाते हुए उन्होंने कहा कि आप अपने ससुर को आज के बाद, ये भी पिताजी हैं, लेकिन जीवन के साथ, आगे की ज़िंदगी के साथ आपके पिताजी आपके ससुर होंगे। वो सब सुने जिन्होंने मेरे से सवाल करे थे कि इस तरीके से हमारी बीवी की प्रॉब्लम है, हमारी सास की प्रॉब्लम है, हमारे पति की प्रॉब्लम है, वो सब सुने इस बात को गौर से। उनके पिताजी ने कहा कि आज के बाद आपके पिताजी दशरथ रहेंगे, राजा दशरथ रहेंगे। आपने हर तरीके से राजा दशरथ को अपना पिता मानना है। दूसरा जो उन्होंने बात कही कि एक सास नहीं है, आपकी 3 सास हैं, क्योंकि राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, तो तीनों आपकी माता हैं। जैसे मैं एक माता हूँ, अब आपकी 3 माता हैं। अब आपको 3 की सम्मान करना है, 3 का प्यार लेना है, 3 के साथ अपना जीवन को अपने अच्छे तरीके से सम्मान के साथ जीना है। तीसरी बात क्या कही कि अपने पति को आपने उस तरीके से प्रेम करना है जिस तरीके से आपने अपने पिताजी को प्रेम किया, मुझे प्रेम किया, उनकी माताजी ने कहा, और जैसे हमने तुझे प्रेम किया, तो उस प्रेम, वो निस्वार्थ प्रेम है, और वही निस्वार्थ प्रेम आपको अपने पति से करना है। रामचंद्र जी के लिए बोला, माता सीता जी को, उनके माताजी ने और पिताजी ने, इस तरीके से आपको उनसे प्रेम करना है।
देवरों की जहाँ बात आई, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी की, तो उनको अपने भाई की तरह, जैसे आप अपने भाई को प्रेम करते हैं, वैसे ही उनको अपने भाई की तरह मानना है। और जो वो और भी जो रिश्ते नाते हैं, उनको इस तरीके से निभाना है जैसे आपने यहाँ पर सारे रिश्ते नाते निभाए, उसी तरीके से आपको उन सब रिश्ते नातों को निभाना है। तो इस तरीके की शिक्षा जब एक माँ देती है, एक पिता देता है, तो वो आप सीता माता की ज़िंदगी को देख सकते हैं। पिता दशरथ को समझा, माता तीनों जो सास थी उनको माता का दर्जा दिया, जो देवर थे उनको भाई का दर्जा दिया। इस तरीके से अपने पति को जो वो प्रेम किया, वो दुलार दिया, कभी लड़ाई नहीं हुई, ऐसा हमें बताया गया है, लिखा है, दिखाया गया है। तो वो एक आदर्श जिंदगी थी। हम कहाँ पर भटक गए हैं? आज हम नकल कर रहे हैं दूसरे धर्मों की, पश्चिमी सभ्यता जो हमारे पहनावे को भी बदलती जा रही है, हमारे बच्चों के विचारधारा को भी बदल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर घर के अंदर कलेश होता है तो उसका जिम्मेवार हर व्यक्ति है। ये नहीं कि अगर बहू लड़ाई कर रही है तो केवल बहू ही अपना धर्म नहीं निभा रही, सास को भी समझने की ज़रूरत है, उसके पति को भी समझने की ज़रूरत है, और परिवार के जितने सदस्य हैं। अगर जो बेटी दूसरे घर से आपके पास आई है, अगर आप उसको अपनी बेटी, जो आपकी अपनी बेटी है, उसी आँखों से, उसी विचारधारा से अगर देखना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको भाई बहन पिता सबका प्यार दे। और पति को भी ख़ास तौर पे मेरा आग्रह है कि आप सिर्फ अपनी पत्नी के अंदर सब कुछ देखें। आज इतने तलाक के केस चल रहे हैं, कोर्ट के अंदर आप जा कर के देखें तो उसकी बेसिक रीड क्या है? रीड ये है कि लड़की भी अपना हक जानती है कि मेरे ये हक हैं, मैं क्यों, अगर ये एडजस्ट नहीं कर सकते तो मैं क्यों करूं? इन बातों पर हमको सबको प्रेम को जन्म देना पड़ेगा। जैसे मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से भी आपको एक परिवार को चलाने का एक आइडिया देना चाहूँगा। हम सभी ने बचपन से एक कहानी पढ़ी है जिसके अंदर कछुआ और खरगोश की कहानी, जैसे ही मैंने नाम लिया तो सबके दिमाग में वो बचपन में जो हमारी किताब में एक रहती थी कछुआ और खरगोश की कहानी, वो तकरीबन लोगों को पता है। लेकिन उस कहानी के अंदर हमने कुछ और जोड़ा है, कुछ और उसको सुंदर बनाया है, कुछ और अच्छा बनाया है। उसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, आपने पढ़ा है, सबने देखा है, वो यहाँ तक देखा है कि एक कछुआ होता है, एक खरगोश होता है, उन दोनों में दौड़ लगाने का एक कंपटीशन हो जाता है। तो वो दौड़ लगाते हैं और वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, तो खरगोश घमंड के अंदर आकर के, घमंड आ जाता है खरगोश के अंदर कि मैं तो, ये कछुआ तो बहुत धीमी चाल से चलता है और मैं तो फट से पहुंच जाऊंगा वहाँ। तो वो उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने की बजाय उससे पहले ही एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगता है और बोलता है कि कछुआ तो बहुत धीमे धीमे आएगा, मुझे क्या है, मैं 2 फरलांग मारूंगा वहाँ पहुँच जाऊँगा। और बात भी ठीक है, क्योंकि खरगोश की जो दौड़ने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, और कछुआ तो आपको पता है बहुत धीरे धीरे चलता है। खैर कछुआ अपना बगैर रुके चलता रहा और खरगोश को नींद आ गई, खरगोश सो गया।
कछुआ धीरे धीरे आगे निकल गया और इस प्रकार से कछुआ ने वो रेस जीती। यहाँ तक हम सब ने पढ़ा है। लेकिन इसके बाद एक कहानी में और बदलाव आता है। खरगोश, वो सारा समाज ये कहने लगा, अरे तुझे लालत है, एक कछुआ से तू हार गया, एक दौड़ जो लगी तुम्हारी, जबकि कछुआ तो बहुत धीमे चलता है। उनका पूरा समाज और पूरी दुनिया में उसकी थू थू होने लगी खरगोश की कि तुमने तो हमारी नाक कटवा दी है, जो तुम कछुआ को भी नहीं हरा पाए। फिर खरगोश को जब बुरा लगा तो खरगोश के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना कछुए से बात करी जाए और दोबारा से एक दौड़ लगाई जाए। तो वो कछुए के पास पहुंचा, बोला, जी कछुआ भाई, आप जीत गए, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लोग जीने नहीं दे रहे, लेकिन मुझे भी जीना है, तो एक दौड़ हमें और करनी चाहिए, और ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है, कछुआ भाई मना मत करना। तो कछुआ ने बहुत सोच समझने के बाद हाँ कह दी कि ठीक है, आप और हम एक बार फिर दौड़े। तो फिर से उनकी दौड़ स्टार्ट हुई और खरगोश ने यह निर्णय ले लिया था। तो कछुआ और खरगोश जब वहाँ से दौड़ना जब शुरू हुए तो खरगोश जल्दी से वहाँ पहुँच गया और रेस को जीत लिया। अब कछुआ के अंदर भी बड़ी उथल पुथल हुई कि भाई मैं तो हार गया और ये खरगोश जीत गया, तो अब क्या करना चाहिए ऐसा। तो बहुत बड़ी प्लानिंग काफ़ी दिन खरगोश ने की। उसके बाद एक प्लान लेकर के वो आए। उन्होंने फिर से खरगोश से रिक्वेस्ट किया कि भैया मैंने आपकी बात मानी थी, अब आप भी मेरी बात माने, एक रेस और हो जाए हमारी। तो खरगोश को फिर से घमंड आ गया, क्योंकि उसे पता था कि सिर्फ सोना जो मुझे हरा सके। तो खैर कछुआ ने एक नियम लगा दिया कि रास्ता मैं तय करूंगा कि किस रास्ते से हमें दौड़ लगानी। तो खरगोश ने कहा कोई बात नहीं, आप तय करिए, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो दौड़ के जाना है, मैं तो चला जाऊंगा। तो खरगोश और कछुए की दौड़ शुरू हुई और उन्होंने बता दिया कि हमें फलां जगह पर पहुंचना है। बोले ठीक है, पहुंच जाते हैं। दौड़ शुरू हो गई। कछुआ अपना उसी चाल से चलता रहा, खरगोश अपना तेज़ी से दौड़ते दौड़ते पहुंचा और एक जगह ऐसी आ गई जहां पर खरगोश को रुकना पड़ा, वो पार नहीं कर पाया। लेकिन जो डेस्टिनेशन था वो उस जगह से काफ़ी दूर था। तो अब खरगोश के लिए मजबूरी हो गई कि वो वहाँ से आगे बढ़ नहीं सकता। कछुआ आया धीरे धीरे, खरगोश खड़ा रहा, कछुआ वहाँ से धीरे धीरे निकल के चला गया और कछुआ जीत गया। वो क्या चीज़ थी ऐसी जो खरगोश रुक गया? वो नहर थी बहुत चौड़ी, और कछुआ को तो आप जानते हैं कि कछुआ तो ज़मीन पर भी रेंग के चल सकता है और पानी के अंदर से भी निकल सकता है, लेकिन खरगोश सिर्फ ज़मीन के ऊपर चल सकता है, पानी के अंदर वो नहीं रेंग के जा सकता। तो इस तरीके से कछुए ने फिर से रेस जीती और खरगोश को खूब दौड़ने वाला समझने के बाद भी वो रेस को हार गया। लेकिन फिर से खरगोश ने जब कछुए को बोला कि दोबारा से एक रेस हो जाए और फिर हम कोशिश करते हैं, तो कछुआ समझदार था। कछुए ने कहा कि भाई
मैं जीतूंगा आप जीतोगे, मैं जीतूंगा आप जीतोगे, इस तरीके से ज़िंदगी कब तक चलती रहेगी? क्या सारी ज़िंदगी इस जीत की मुझे भी जब मैं हार जाऊंगा मुझे भी एक गुस्सा आएगा कि मैं क्यों नहीं जीत पाया, और आप जब हारोगे तो आपको भी एक गुस्सा आएगा, आपको भी एक बदला लेने का प्रयास करोगे कि मैं क्यों नहीं जीत पाया इस रेस को। तो इससे बेहतर है हम दोनों मिल कर के क्यों ना एक ऐसा रास्ता निकालें कि जहाँ पर ज़मीन रहे वहाँ पर मैं आपके ऊपर बैठ जाऊँ, और जहाँ पर पानी आ जाए वहाँ पर आप मेरे ऊपर बैठ जाएं। इस तरीके से दोनों के प्यार मोहब्बत से ये ज़िंदगी कट जाएगी हमारी। तो मेरा जो इतने प्रश्न आए, सास बहू, पति पत्नी, दूसरे भी और रिश्तों के भी आए, मैं उन सबको यही बात बताना चाहता हूँ कि जीतना किसी को नहीं है इस दुनिया के अंदर। एक दिन सबको हारना पड़ेगा, क्योंकि जो जीतता है वो एक दिन हारता है, और जो हारता है वो एक दिन जीतता है। ये प्रकृति का नियम है। कभी गर्मी अपनी जवानी पर होती है, कभी आपको धूप से डर लगता है, छाया अच्छी लगती है, और कभी आपको छाया से डर लगता है, धूप अच्छी लगती है। तो जब ये सारे मौसम भी बदलते हैं तो ये जीत हार भी बदलती है। तो सास को भी ज़रूरत है कि अपनी बहू को अपनी बेटी से भी अधिक प्रेम करे, और बहू को भी ज़रूरत है अपनी सास को अपनी माँ से भी ज़्यादा प्रेम करे, ताकि ये छोटी छोटी बातों के झगड़े कभी भी होते हैं, बहुत बड़ी बातों पे नहीं होते। झगड़ा दुनिया में कोई भी हुआ है वो छोटी बात से शुरू हुआ है, कोई भी बड़ी बात से झगड़ा नहीं हुआ आज तक। बड़ी तो हम बना देते हैं उसको, छोटी छोटी बातों को एक दूसरे को गुस्सा दिला के। जैसे आज बुद्ध की बात चल रही है, बुद्ध का जन्मदिन है, तो बुद्ध की एक और कहानी मेरे दिमाग में आ गई। महात्मा बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे, उनके चेले बैठे थे, तो कोई व्यक्ति आया, पता नहीं क्यों उन्होंने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया तो उनके चेलों को गुस्सा आ गया। वो जैसे ही खड़े हुए तो महात्मा बुद्ध ने उनको बैठाने का इशारा किया, तो बैठ जाइए। वो इतनी दूर से आया है, मेरे मुंह पे थूक रहा है, वो कुछ कहना चाह रहा है मेरे से, वो कुछ कहना चाह रहा है मेरे से, उसको शब्द नहीं निकल रहे, वो थूक करके मेरे से कुछ कहना चाह रहा है, उसका यही इंडिकेशन है मेरी तरफ। तो वो मैं समझ रहा हूँ वो क्या कहना चाह रहा है, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो बुद्ध ने वो थूकने के बावजूद भी रिएक्शन कुछ नहीं कहा। तो वो आदमी कितनी देर तक थूकेगा, या कितना, जब आदमी थूकने के बावजूद भी गुस्सा नहीं कर रहा है तो वो आदमी लौट करके वापस चला गया। फिर अगले दिन वो आदमी आया और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से बुद्ध को गाली देनी शुरू की। फिर से उनके चेले खड़े हो गए कि महाराज ये आपको कैसे गाली दे सकता है, आप तो कुछ कह ही नहीं रहे, आप तो देवता हैं, आप तो भगवान हैं। तो बुद्ध ने कहा आप बैठ जाइए, वो कुछ कहना चाह रहा है, वो आप नहीं समझ पा रहे उस बात को, मैं समझ रहा हूँ। उसके पास शब्द यही हैं अपने आप बताने के बात को, तो जो शब्द हैं उन शब्दों को ही तो वो कहेगा जो उसके माइंड में है। कल इसके पास शब्द भी नहीं थे, ये थूक रहा था, कांप रहा था। आज ये कम से कम कुछ शब्द तो कह पा, वो अच्छे शब्द हैं या बुरे शब्द हैं ये महत्व नहीं है। महत्व ये है कि आज कम से कम वो कुछ शब्द कह पा रहा है। तो चेले फिर शांत हो गए और वो फिर से वहाँ से चला गया। तीसरे दिन वो व्यक्ति फिर आया, उसने घर में जाके सोचा मैंने इस पे थूक लिया, इसके गाली दे ली। तो
उसके बाद वो आकर के और बुद्ध के पैरों में लेट गया और रोने लगा। तो फिर वो चेले कहने लगे, महाराज आज इसको क्या हो गया? महात्मा बुद्ध ने फिर वही शब्द कहे कि वो कुछ कहना चाह रहा है, उसके पास शब्द नहीं, वो शरीर से इंडिकेट करके महसूस कर रहा है, मतलब बता रहा है मुझे वो कुछ कहना चाह रहा है। इस बात में बहुत कुछ ताकत छुपी हुई है, मैं आपको वो सार बताऊंगा बाद में। उसके बाद में वो आदमी फिर से चला गया और चौथे दिन जब वो आदमी आया तो वो गिड़गिड़ाया, उसने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको इतना बुरा भला कहा, आपके ऊपर थूक भी दिया, लेकिन आपको इतना गंदा मैंने समझा, लेकिन आप तो भगवान हैं, आप तो देवता हैं। तो बुद्ध का वही रिएक्शन था कि सुन लो, ये शब्द आपको शूट करते हैं, इसलिए आज आपको आनंद आ रहा है। आज आपने एक बार भी ये नहीं कही कि हम इससे लड़ाई करें, इससे मारें, इसको क्या करें, क्योंकि ये शब्द आपके कानों को अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरे पास तीसरा नेत्र मेरा जो खुला हुआ है, जो मैं आदमी की भावनाओं को समझ पाता हूँ, उससे मुझे पता लग रहा है कि ये कुछ कहना चाह रहा है। तो अगर हम पहले दिन ही इनके साथ में दुर्व्यवहार करते, इनकी पिटाई कर देते, इनके साथ गलत करते, तो आज ये आदमी इस जगह तक नहीं पहुंच पाता। इस कहानी का मकसद यही है, कहानी नहीं, ये सच्चाई है कि महात्मा बुद्ध हमारे सामने इतना बड़ा उदाहरण छोड़ के गए हैं कि जब किसी भी कारण से घर के किसी सदस्य को अगर गुस्सा आता है और वो गलत शब्द बोलता है तो आप चुप रहिए। ये भी एक मेडिटेशन है, ये भी एक ताकत है। आप उसको डेवलप करिए। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारता है तो आप दूसरा गाल आगे कर दीजिए। और ऐसा बताते हैं, ऐसा लिखा है, अहिंसा की वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली। तो लेकिन आज के परसेप्शन कुछ बदले हैं, कुछ लोगों के विचार बदले हैं। पहले हिंसा से कम लोग प्रभावित थे, आज के परिवेश में आदमी हिंसक हो गया है। तो हिंसक हो गया है, लेकिन उसको भी कंट्रोल में करने के लिए वो हिंसक इसलिए हो गया है कि वो आज घर से 90% लोग अपने गृह कलेश से ग्रसित हैं। और जब आदमी अपने घर से परेशान हो करके रास्ते में जाता है, अपने ऑफिस में जाता है, अपने काम पे जाता है, तो उसका दिमाग सबसे ज़्यादा घर से ही खराब हो चुका होता है। तो वो बाहर जा कर के भी कोई छोटी सी भी गलती अगर कोई कर ले तो वो लड़ाई पे उतारू हो जाता है। मैं 90% का आपको आंकड़ा इसलिए दे रहा हूँ कि आप सोच करके देखिए, महसूस करके देखिए। तकरीबन लोगों के अंदर ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से। दूसरी जो सबसे बड़ी, जैसे हमने कल भी बात करी थी कि संयुक्त परिवार, हमारे संयुक्त परिवार ख़त्म होते जा रहे हैं। आज संयुक्त परिवार के नाम पे वो बहुत पुरानी बातें समझते हैं कि 4 भाई एक साथ रहते थे, फिर उनके बच्चे पैदा हो जाते थे, वो भी एक साथ रहते थे, फिर उनके भी बच्चे, शादी वगैरह हो जाती, तब तक वो और माँ बाप भी उनके साथ रहते, 3 से 4 पीढ़ी तक वो इकट्ठा रहते थे सब। उस चीज़ को तो आप भूल जाइए, वो तो देखने को आपको बहुत ही कम मिलेगी भारत के अंदर। और देशों की तो आप बात नहीं करें, क्योंकि सनातन धर्म यहाँ पर जन्मा, यहाँ पर पैदा हुआ। भारत के अंदर ऋषि मुनि, सारे ग्रंथ, सारे युग भारत से ही प्रचलित हैं, भारत से ही स्टार्टिंग है। हर युग में भारत के कहीं किसी न किसी कोने की व्याख्या की हुई है। इसलिए भारत के अंदर वो जो तप है, जो उन ऋषि मुनियों का,
उसकी वजह से कुछ परिवार आज भी आपको मिल जाएंगे संयुक्त परिवार, और संयुक्त परिवारों के अंदर समस्याएं नहीं आती, समस्याएं सुलझा ली जाती हैं। जो एकल परिवार का ये जो तरीका चल रहा है, एकल परिवार जो हमारी संस्कृति में ज़बरदस्ती घुस चुके हैं, वहाँ पर ये सारी दिक्कतें शुरू हुई। तो एकल परिवार में यही एक मंत्र है कि आज ध्यान से सुनना आप, सास ससुर को ये समझ के अपने साथ रखती हैं कि वो मेरे माँ और बाप हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। उन्हीं माँ बाप के इक्वल अपने सास ससुर को अगर आप मानती हैं, तो आपका बच्चा, आपकी आने वाली नस्ल आपसे बहुत कुछ सीखेगी। तो मेरा काफ़ी क्वेश्चन जो घरेलू झगड़े के थे, वो इन दो कहानियों के माध्यम से, जब सास को गुस्सा आता है किसी बात पे तो बहू को थोड़ा सा नरम हो जाना चाहिए, और जब पति को गुस्सा आता है तो भी माँ को भी नरम हो जाना चाहिए, पिताजी को भी नरम हो जाना चाहिए, पत्नी को भी नरम हो जाना चाहिए, क्योंकि गुस्सा की कोई लाइफ नहीं होती। एक और मैं आपको ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, गुस्से की जो लाइफ होती है वो कुछ सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की होती है, लेकिन प्रेम की जो लाइफ है वो पूरी ज़िंदगी 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, लाखों साल तक हो सकती है। क्योंकि आज आप देखते हैं कि हजारों साल पहले किसी परिवार के साथ प्रेम का संबंध अगर हमारे आपके किसी परिवार का जुड़ गया होगा, तो वो रिश्तेदारी में बदलते 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 हजारों साल तक चलता रहता है। तो ये प्रेम का रिश्ता लंबा रहता है, और गुस्से का जो ज़िंदगी है वो कुछ सेकंड की है। तो जो कुछ सेकंड की ज़िंदगी है, आप उसे ज़्यादा तवज्जो देंगे, या जो जिसकी उम्र बहुत लंबी है आप उसको ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो मेरा सभी जो सास का किरदार निभा रही है, जो सास बन चुकी हैं, वो अपनी बहुओं को प्रेम करें, अपनी बेटी से भी ज़्यादा बेहतर समझें, उससे ज़्यादा उनको शौक कराएं, उनके साथ में घुल मिल के रहें। और जो बहुएं हैं वो भी अपनी सास को प्रेम बांटें, क्योंकि प्रेम 2.5 अक्षर प्रेम का जिसने पढ़ लिया उसके सामने पोथी पढ़ने वाले विद्वान भी फेल हैं। तो प्रेम में वो ताकत है। तो परिवार के अंदर अगर प्रेम रहेगा, पतियों की बहुत शिकायतें हैं, ऐसी ऐसी बातें मेरे को लिख के भेजी हैं कि जो मैं आपके सामने चर्चा नहीं कर सकता। ऐसी ऐसी बातें लोगों ने भेजी हैं, ऐसी ऐसी बातें पत्नियों ने भेजी हैं अपने पतियों के लिए, कि वो शब्द हम लोग आमने सामने बैठ करके नहीं चर्चा कर सकते। और वो आप भी समझ गए होंगे कि कैसी कैसी दिक्कतें आपको अपनी पत्नी से हो जाती हैं कभी कभी, और पत्नियां भी समझ गई होंगी कि कैसी कैसी दिक्कतें आपको अपने पति से हो जाती हैं। लेकिन फिर मेरा वही शब्द है कि प्रेम की लाइफ ज़्यादा लंबी होती है। गुस्से और नेगेटिविटी की जो लाइफ है वो चंद मिनटों की, चंद सेकंडों की होती है। और उस चंद मिनट और चंद सेकंड को अगर आपने ओवरटेक कर दिया, वो खतरा है, खतरे को अगर आपने ओवरटेक कर दिया, तो उस खतरे के अंदर से भी आप सॉल्यूशन निकालने का जिस दिन आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे इससे बाहर निकला जाए। जैसे कल मैंने एक कहानी सुनाई थी कि कुएं से बाहर कैसे निकला मेंढक, तो उस तरीके से बहरे बन जाइए कुछ देर के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरे जीवन भर के लिए बहरे बन जाइए, कुछ देर के लिए बहरे बन जाइए, और आपको किसी भी तरीके की दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी। और पति को सब्र करना, आज आपको एक हो सकता है आपको जानकारी होगी, लेकिन फिर भी आप सुने
औरत इस दुनिया की सबसे ताकतवर होती है औरत। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका मैं आपको एक प्रमाण दूंगा। जो भी फीमेल है वो ताकतवर होती है। क्यों होती हैं? क्योंकि जिस समय हमारा जन्म होता है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, तो उसी समय से अंतर शुरू हो जाता है। जो प्रकृति है वो औरत को पूर्ण पैदा करती है, औरत को पूर्ण पैदा करके जन्म देती है 48 गुणों के साथ। आपने साइंस के स्टूडेंट्स को पता है कि औरत के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो XX होते हैं और आदमी के अंदर XY होते हैं। ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो उस तरीके से औरत को 48 गुण XX वो सम है और आदमी विषम है। आदमी के अंदर बर्थ टाइम पर 47 गुण होते हैं। जब एक पूर्ण है और एक अपूर्ण है तो दोनों में अंतर आ जाएगा। प्रकृति लड़के ज़्यादा पैदा करती है और लड़की कम पैदा करती है। अगर 100 लड़कियां पैदा होती हैं तो कम से कम 115, 16, 17, 14 लड़के पैदा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लड़के सेंसिटिव होते हैं, उनके अंदर एक गुण कम होता है। वो बालिग होते होते उनमें से 10 से 15 लड़के मर चुके होते हैं और जब वो बालिग होते हैं तब उनकी रेशो बराबर आ जाती है। इसलिए प्रकृति का एक सिस्टम है कि वो बैलेंस करती है। जिस तरीके से आज भी प्रकृति बैलेंस कर रही है, क्योंकि कितना पोल्यूशन हो गया, कितने परमाणु, कितने हथियार इंसान ने बनाने शुरू कर दिए, लेकिन प्रकृति ने सारे हथियार और सारे विज्ञान को 1 सेकंड के अंदर कर दिया। प्रकृति ने जिस दिन चाहा उस दिन, आज पानी भी साफ है नदियों के, आज आसमान भी साफ नज़र आ रहे हैं, आज पोल्यूशन भी ख़त्म कर दिया। तो प्रकृति जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकती है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। इंसान एक कठपुतली है। तो वैसे ही प्रकृति एक रेशो के साथ जन्म देती है। लड़कियां कम पैदा होती हैं, लड़के ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो बड़े होते होते एक उम्र पर जब आते हैं तब तक वो लड़के और लड़की बैलेंस हो जाते हैं। जो फालतू लड़के होते हैं वो किसी बीमारी से, किसी और कारण से वो मर जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन और मजबूती की मैं बात करूंगा, महिला क्यों मजबूत होती है। महिला जो बच्ची जब पैदा होती है तो उसके अंदर माँ बनने की शक्ति, जिनको अंडाणु कहते हैं, वो माँ बनने की शक्ति, वो माँ बनने के लिए वो जो अंडाणु होते हैं वो बर्थ के टाइम पे, जन्म के टाइम पर ही उनके साथ आते हैं। पूरे जीवन भर के वो अंदर ही जन्म के टाइम पे ही आते हैं। या आप किसी साइंस के डॉक्टर से या किसी से पता कर सकते हैं, तो वहाँ करेक्शन हो जाएगी आपकी। दूसरा, जो मेल होता है, जो पुरुष होता है, वो 14 साल की उम्र में वो स्पर्म बनना शुरू होते हैं। वो वहाँ पे वो 14 साल के बाद जन्म देने के लिए चीज़ें वो अनकम्प्लीट होता है। फिर वो खान पान से अपने इंसान के जो भी गुण प्रकृति ने दे रखे उससे वो जनरेट करता है। और औरत
जो बच्ची होती है वो जब बालिग होती है तो जब उसके कार्य स्टार्ट होते हैं तब से वो उनको स्टार्ट कर देती है, वो बाय बर्थ होते हैं। इसलिए औरत के अंदर संयम ज़्यादा होता है, सहन शक्ति ज़्यादा होती है। औरत एक घर में एक जगह रह करके पूरा जीवन निकाल सकती है, लेकिन आदमी कभी एक जगह नहीं रह सकता, क्योंकि जो वो एक गुण कम है आदमी के अंदर, वो उसको पूर्ण करने के लिए, ये प्राकृतिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, आदमी इसलिए चंचल होता है, इसलिए परेशान रहता है ज़्यादा, क्योंकि जो एक गुण उसके अंदर कम है, उसको पूर्ण के लिए वो दौड़ता रहता है। औरत के अंदर आपने अपनी माँ को भी देखा होगा, अपनी पत्नी को भी देखा होगा, अपनी बहन को भी देखा होगा, अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा। औरत को आप अत्याचार अगर कोई करता है तो औरत सहन कर लेती है, लेकिन आदमी को अगर कोई भी एक औरत आदमी को कुछ बोल के दिखा दे तो आदमी को एकदम से उबाल आ जाता है, एकदम से गुस्सा आ जाता है। ये उसी का नतीजा है। तो औरत का हमें इसलिए भी सम्मान करना चाहिए कि वो हमारी माँ है, और कितना ही बड़ा आदमी, कितना ही ताकतवर व्यक्ति, कितना ही विद्वान, चाहे राजा बने, चाहे महाराजा बने, चाहे राष्ट्रपति बने, चाहे पायलट बने, कुछ भी बने, लेकिन उसको जन्म एक औरत ने दिया है। तो औरत अब देखिए 9 महीने पेट में रखती है, कितना बड़ा संयम है औरत के अंदर। 9 महीने पेट में रखती है, कितना बड़ा संयम है उस औरत के अंदर, उस महिला के अंदर। बच्चे को छोटा सा जब उसका जन्म हो जाता है, उसके बाद उसका धीरे 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 हर तरीके की उसकी सेवा करती है और बड़े होने का इंतज़ार करती है। ये सिर्फ औरत के अंदर हो सकता है, आदमी के अंदर इतना पेशेंस नहीं है। क्यों? ये प्राकृतिक सिस्टम ऐसा है। जिस प्रकृति ने हमें बनाया है, आपको सबको बनाया है, उन्होंने औरत को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया है, औरत को ज़्यादा संयमधारी बनाया है और आदमी को कमज़ोर बनाया है। आदमी लड़ सकता है, झगड़ सकता है, बल में ताकतवर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर संयम की हम बात करें तो महिला से, औरत से ज़्यादा संयम किसी के पास नहीं था, नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध के अंदर बताते हैं, बहुत बड़े जो शोधकर्ता हैं, बहुत बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने गहराई में देखा कि महात्मा बुद्ध को गुस्सा क्यों नहीं आता था। क्योंकि आदमी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो जिस आदमी को गुस्सा नहीं आ रहा तो उसके अंदर कोई ना कोई प्राकृतिक ताकत तो है। एक आदमी मुंह पे थूक रहा है और वो आदमी फिर भी उसको सहन कर रहा है। औरत कर देती है सहन, औरत के अंदर है सहन शक्ति की ये मिसाल बहुत है, लेकिन आदमी के अंदर सहन शक्ति की मिसाल बहुत कम है। तो बड़े वैज्ञानिकों ने शोध किया, ऐसा विचारक कहते हैं कि महात्मा बुद्ध के अंदर औरतों के कुछ गुण थे, महिला के कुछ गुण थे, और महिला के जब गुण थे तो वो संयमधारी थे। तो संयम के अंदर माँ को, बहन को, महिला जितनी भी हैं उनके अंदर पुरुषों के मुकाबले संयम ज़्यादा रहता है। तो उस संयम को भी उबालना नहीं है। पतियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपको सहन करेगी, कर रही है, करती रहेगी, लेकिन उबालना नहीं है उनको उस लेवल पर। पानी भाप कब बनता है? जब वो 100 डिग्री से ऊपर उबाला जाता है। गुस्सा तभी आता है आदमी को जब वो उसको उबाला जाता है। तो इतना उबालना नहीं है औरत को किसी भी बात को लेकर के। अपनी जो भी आपकी पत्नी है, आपके बहन है, आपकी माता जी हैं, उनको कभी भी गुस्सा दिलाना नहीं। छोटे मोटे बात कहने से तो वो सहन शक्ति इतनी है कि उसको नॉर्मल व्यवहार में रखती है। तो आपको थोड़ा सा समझने की, समझदारी की ज़रूरत है,
रही औरतों के लिए, पति के लिए, तो पति को आप, अब पुराणों में तो हमारे पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं दी हैं, आपको परमेश्वर भी कहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन जो दोहे थे या जो वो छंद थे या वो लिखने का जो भी एक पंक्ति थी, उसके तरह तरह के गलत जो सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने उनको ही बांटने का काम कर दिया कि औरत तो डंडे से चलती है। ये कहीं तक भी ना हमारे किसी इतिहास में लिखा है, और उसका मतलब कुछ और है, लेकिन बता करके कुछ बुद्धिजीवी जो बनते हैं, अपने आप को हमारे धर्म का जो नाश करना चाहते हैं, उन्होंने उन बातों का मतलब बदल करके और कई तरीके की गलत टिप्पणियां करी हैं। औरत दुर्गा, कितनी हमारी नवरात्रे जो होते हैं वो औरत को पूजने के लिए होते हैं, जिनको हमने धन की माता भी औरत को ही कहा है, विद्या की देवी भी हमने औरत को ही कहा है, सरस्वती गाने की जो कला है उसकी देवी भी। तो हमारे सनातन धर्म में औरत को बहुत सम्मान दिया गया है, बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है। तो हम उस सम्मान को आज भी कायम रखें। अगर आपकी पत्नी आपसे किसी बात को लेकर के बात आती है, आप ठंडा रह करके उनकी बातों का उत्तर दें। और जो पत्नियों से भी मेरा ये निवेदन है, आपके पति आपको, क्योंकि घर की परिस्थिति वो ज़्यादा समझते हैं, अपने माँ बाप की परिस्थिति वो ज़्यादा समझते हैं, तो आप भी उनकी परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास करें। आपके घर में हो सकता है दूसरा तरीका हो, लेकिन इस घर में आकर के आपको ढलना चाहिए। और औरत को तो ऐसा बताते हैं, इतनी सहन शक्ति है। अब देखिए, पहले के ज़माने में भी और आज भी होता है, औरत सबसे आखिर में खाना खाती है। इसी से आप अंदाज़ा लगाइए, महिला सबसे आखिर में खाना खाती है, सबसे पहले पुरुष खाना खाते हैं घर के अंदर, उनके लिए खाना बनाती है। और जब बच जाता है, कभी कुछ बचता भी नहीं है, कुछ सामान ख़त्म भी हो जाता है, वो इतनी मेहनत करने के बाद भी और सबको खिलाने के बाद भी वो लास्ट में खाती है। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि औरत कितनी संयमधारी है, कितना संयम है औरत के अंदर। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप निकाल सकते हैं। घरेलू कलह बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। ये हर घर की कहानी है, हर घर में कलेश होता है, और एक व्यक्ति ये समझता है कि ये परेशानी तो मेरे घर में ही होती है। ये बिल्कुल गलत है। दूसरे का घर में भी इसी तरीके की परेशानी है, तीसरे के घर में भी इसी तरीके की परेशानी है। हर घर की कहानी है। परेशानी सिर्फ शब्दों के हेर-फेर से होती है, और शब्दों का हेर-फेर, नपा-तुला शब्द कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि वो बहुत ही विद्वान, बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने अपनी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल किया है, वो व्यक्ति अपने घर को स्मूथ चला सकता है। नहीं तो 90% घरों के अंदर गृह क्लेश रहते हैं। उन क्लेशों को रोकने के लिए आपको पहल करनी पड़ेगी। कोई बाहर से कोई दवाई नहीं आएगी कि दवाई खिला दोगे और वो ठीक हो जाएगी। ये ऐसा कार्य है, आपको फीवर, बुखार हो गया, कोई और बीमारी होगी, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ से दवाई ले आएंगे, खा लेंगे। लेकिन ये जो घर का क्लेश है, ये किसी दवाई से ठीक नहीं होता। इस घर के क्लेश को आपने ही ठीक करना है। आप जितने लोगों ने मुझे प्रश्न दिए थे, तकरीबन 100 लोगों के प्रश्न आए थे। अलग अलग प्रश्न पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 100 प्रश्नों के जो सारांश है वो तकरीबन यही बात का था, जो मैंने आपको समझाने का काम किया है कि औरत आदमी की इज़्ज़त करती ही है, और करना भी चाहिए, उनका धर्म है। लेकिन उतना ही
आदमी का भी धर्म है, वो भी अपनी पत्नी की इज्जत करे, अपने माँ बाप की इज्जत करें, आप दोनों मिल करके, तो देखिए कैसे स्वर्ग बन जाता है आपका परिवार। और दूसरी चीज़ें सीखने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, मैं इतनी बड़ी गाड़ी में रहता हूँ, मेरे इतना बड़ा बंगला है, इतना बड़ा मेरा मकान है, इतनी मेरी इज्जत है, इतनी बड़ी मेरी फैक्ट्री है, लेकिन वो सब गृह क्लेश के सामने कुछ नहीं है। अगर आपका गृह क्लेश चल रहा है और आप कितने भी बड़े पद पर बैठे हैं, तो आप बीमार होते जा रहे हैं। ये धीमा जहर है, ये धीरे धीरे करके आपके शरीर को खोखला कर रहा है। क्लेश बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर और दूसरी बीमारियों से भी बड़ी बीमारी है, क्योंकि कैंसर भी आपको टाइम देता है मरने के लिए, ठीक होने के लिए मौका देता है, लेकिन गृह क्लेश के अंदर बहुत सी आत्महत्याएं हो जाती हैं, बहुत से इतने भारी नुकसान हो जाते हैं, आप दूसरे को मार देते हैं और मार करके वो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो कुछ सेकंड और कुछ मिनट के इस गुस्से को अपने को कंट्रोल में करने के लिए आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन एक अच्छा विकल्प है, एक अच्छा तरीका है आदमी को अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। बहुत लोग मेडिटेशन कराते हैं, आपके आसपास में भी लोग सिखाते हैं, और मेडिटेशन से आपके अंदर एक सुकून आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा बुद्ध की एक कहानी और मुझे आपकी इस बात पे याद आ गई है। एक और प्रश्न की तरफ मैंने ध्यान दिया तो उसमें बुद्ध की कहानी एक और याद आ गई है।